हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 5 से मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। मैंने इस मॉड्यूल को 2 पार्ट में बांट दिया है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान भी दिया हुआ है। पहले का 30 माइक्रोफैरड, दूसरे का 10 और तीसरे का 30 माइक्रोफैरड मान दिया हुआ है। तो इसे हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे पुट करके निकाल लेंगे टोटल कैपेसिटेंस का मान। फॉर्मूला है 1/CT, दैट मीन्स की टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1, C2, C3 मैंने इसलिए दिया हुआ क्योंकि मैंने ये जो तीनों कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज़ में, इसको मैंने नेमिंग कर दिया। माना कि पहला कैपेसिटर C1 है, दूसरा C2 है और तीसरा C3 है। तो वैल्यू को हम पुट करेंगे। पहला जो 30 है 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगी। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, 1 + 3 + 1। तो टोटल हो गया 5/30। ठीक है, यानी कि 1/CT इज इक्वल्स टू कितना आया 5/30। तो CT बराबर कितना हो जाएगा 30/5, यानी कट जाएगा 5 से, तो 6 माइक्रोफैरड आंसर इसका आएगा। यानी इस सर्किट में जो तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं उसका टोटल कैपेसिटेंस का मान आएगा 6 माइक्रोफैरड। तो 6 माइक्रोफैरड हम देख लेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि 6 माइक्रोफैरड है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी संधारिता की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, मो, हेनरी, फैराड या कूलम। तो हम जानते हैं कि मो जो होता है वो कंडक्टेंस का होता है यूनिट, हेनरी जो है इंडक्टेंस का यूनिट होता है, कूलम जो होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, और ये जो सी ऑप्शन में है फैराड, यही होता है कैपेसिटेंस यानी संधारिता की इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराड, जिसको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलम टू चार्ज टू 35 वोल्ट्स। यानी एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। कैपेसिटेंस का मान निकालना है, आवेश का मान दिया हुआ है, वोल्ट का भी मान दिया हुआ है। तो सीधे सीधे हम इसमें फॉर्मूला पे पुट करेंगे। फॉर्मूला है कैपेसिटेंस निकालने का, फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q/V। Q का मान कितना है, Q का मान है 0.5 और V का मान है 35। तो जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो होगा वो वैल्यू होगा 0.01428। ठीक है, तो ये वैल्यू हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो ये वैल्यू है ऑप्शन ए में, यानी 0.014 फैरड। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है इसलिए फैरड दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल है, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड, यानी संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। कैपेसिटेंस के जो है कुछ कारकों पर निर्भर करती है कैपेसिटेंस, जैसे कि ये कैपेसिटेंस जो होती है वो प्लेट के क्षेत्रफल जो कि ए होता है, एरिया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और कैपेसिटेंस जो होता है प्लेटों की दूरियों या उसकी थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संधारिता के मान को हमें कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं, या तो प्लेट के क्षेत्रफल को कम कर देंगे या तो प्लेट की जो बीच की दूरी है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में मैंने अभी क्या बताया कि प्लेट के क्षेत्रफल को घटा देंगे तब वो घट जाएगा। तो प्लेट के क्षेत्रफल को घटाने वाला ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है।
लेकिन दूसरा कारक ये भी है कि अगर दोनों प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तब भी कैपेसिटेंस का मान घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच दूरी बढ़ाकर हम संधारित्र के मान को कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं चुंबकशीलता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो लोह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेट होता है, दूसरा होता है पारामैग्नेट यानी अनुचुंबकीय, और तीसरा होता है डायमैग्नेट यानी प्रतिचुंबकीय या फिर पराचुंबकीय भी कहते हैं। ये जो पराचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अगर इसे हम किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो रखने पर भी क्या होता है कि इन पदार्थों पर चुंबकीय गुण नहीं आ पाते हैं, यानी इसमें मैग्नेटिज्म नहीं होता, ये मैग्नेट नहीं बन पाते हैं। और साथ ही इसका जो इंटेंसिटी होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो पहले की अगर कुछ ऑलरेडी है, अगर इनकेस है तो पहले से भी और घट जाती है। ठीक है, और इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो लेस देन 1 होती है, इकाई से कम होती है। ये हमेशा याद रखना है। तो इसी में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसी में देखना है कि कौन सा पराचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, पराचुंबकीय, तो हम पहला जो क्या है वो है एयर, दूसरा है स्टील, तीसरा है वाटर, चौथा है प्लेटिनम। तो पराचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है, इनके कुछ और उदाहरण है जैसे विस्मित है, एंटीमनी है, पीतल है। इसके अलावा यहाँ जो ऑप्शन सी है वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी पराचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन ए में जो है वायु, इस्पात या प्लेटिनम, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाटर यानी जल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट? कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा इफेक्ट है, कौन सा ऐसा प्रभाव है जो विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसके पोलैरिटी को इफेक्ट करती है? ऐसा कौन सा कारक है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इतना समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं? जब कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, करंट फ्लो हम इधर से भी कर सकते हैं या तो इधर से भी कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है, पोलैरिटी निर्भर करता है इस करंट के डायरेक्शन पर। जिधर हम करंट का डायरेक्शन देंगे तो पोलैरिटी चेंज होती है। अगर इनकेस हमने पहले इधर से दिया तो पोलैरिटी कुछ और होगी, इधर से जैसे ही देंगे तो पोलैरिटी कुछ और होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन से ये प्रभावित होती है यानी पोलैरिटी चेंज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी डायरेक्शन ऑफ करंट। धारा की दिशा बदलने पर विद्युत चुंबकीय पोलैरिटी भी चेंज होती है यानी ये प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी MMF, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, यानी चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? चुंबकीय जो वाहक बल है MMF, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। EMF क्या करता है? EMF जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जो बल लगता है उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सेम वैसे ही इसका भी कुछ इस तरीके का कार्य है कि चुंबकीय यानी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित करने में जो बल लगता है उसी को हम MMF कहते हैं। ठीक है, ये MMF जो है मैग्नेटोमोटिव जो फोर्स होती है वो परिपथ में कितना हम टर्न देते हैं उसकी संख्या पर, और हम इसमें कितना करंट फ्लो दे रहे हैं, मतलब करंट फ्लो उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी N × I। हम MMF को हम FM से भी दर्शाते हैं यानी N × I। नंबर ऑफ टर्न्स N है हो गया और I जो है वो फ्लो ऑफ करंट हो गया। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है।
तो इस तरीके से हम इसके यूनिट को भी निकाल सकते हैं, यानी आई हो गया करंट, करंट का यूनिट क्या हो गया, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, हमें मालूम है, और ये एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूनिट हो गया एम्पियर टर्न्स। तो एम्पियर टर्न्स किस ऑप्शन में हम देख लेंगे, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर है ऑप्शन सी में एम्पियर टर्न्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल है व्हाट इज़ द टोटल इंडक्टेंस ऑफ 3 इंडक्टर्स L1, L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है। तो इससे पहले वाले एक डायग्राम में हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाला था और कई सारे प्रीवियस में टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल चुके हैं। अब बात आई है टोटल इंडक्टेंस का मान निकालने का। तो जैसे रेजिस्टेंस हम निकालते हैं RT यानी टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में पैरेलल में, तो सेम इंडक्टेंस का भी जो सीरीज़ में लगे हो या पैरेलल में लगे हो सेम उसका वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। यानी कि अगर इंडक्टेंस सीरीज़ में लगा है, इंडक्टेंस को हम L से इंडिकेट करते हैं, तो LT बराबर क्या हो जाएगा, अगर सीरीज़ में लगा हुआ है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 जितने भी इंडक्टेंस इंडक्टर लगा हुआ इस तरीके से हम फॉर्मूले से लगा के उसका मान निकालते हैं। इनकेस अगर पैरेलल कहा जाता तो पैरेलल होता 1/LT इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 अप टू 1/Ln, ठीक है। इस तरीके से सेम जैसे रेजिस्टेंस का होता है। तो ये चीज़ कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन बी में, यानी LT टोटल इंडक्टेंस बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, ठीक। जितना भी रहे यहाँ पे 3 है, चूँकि 3 है बताया गया है तो इसीलिए 3 है। संख्या अगर किसी क्वेश्चन में अलग है तो हम इस तरीके से समझ के आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस की इकाई क्या है। परमियंस जो होती है वो परमियंस मैग्नेट चैप्टर में आप पढ़े होंगे, एक टर्म्स है। ये पदार्थ का ही गुण है जो चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में ये सहायक होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में सहायक होता है, उसी प्रकार से परमियंस मैग्नेटिक सर्किट में पदार्थ का ही एक गुण है जो चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार परमियंस का उल्टा रिलेक्टेंस होता है, ठीक। अब परमियंस का यूनिट पर आते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। तो ये जो परमियंस है इसको हम रो, जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का भी होता है प्रतीक, इसका भी सेम वही है रो। और इस जो रो है वो मैंने बताया रिलेक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। और RM को हम रिलेक्टेंस मतलब इससे हम इंगित करते हैं, ठीक है। या फिर रो इज इक्वल्स टू 5/FM भी होता है। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। फ्लक्स का यूनिट वेबर हो गया। FM यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का क्या होता है, एम्पियर टर्न्स होता है। यानी कि परमियंस का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, ठीक है, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, तो वेबर पर एम्पियर टर्न्स ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर हो गया वेबर पर एम्पियर टर्न्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन ए सोलेनॉइड कॉइल, ठीक है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, ठीक है। सवाल एकदम क्लियर है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि कोई सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड जिसमें हम कोई कोर पर जैसे हम टर्न्स लगा देंगे और उसमें सप्लाई देने पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई सॉलिनॉइड कॉइल में हम
मतलब इसमें सप्लाई दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स भी बन चुका है। तो हम इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस रूल से, कौन सा ऐसा मेथड है, ठीक है। डायरेक्शन यानी किसकी डायरेक्शन, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को हम किस नियम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका कई सारे लॉ है, नियम है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, उस हिसाब से हम उसका जो आंसर है उसको हम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए वैल्यू जो कॉइल है उसके मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है उसकी दिशा खोजने के लिए हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये नियम क्या बताता है, ये नियम ये बताता है कि अपने दाहिने हाथ को लेना है, बाएं हाथ को नहीं लेना है, दाहिने हाथ, क्योंकि जिक्र किया है दाहिने हाथ, और दाहिने हाथ की अंगूठे को, 5 उंगलियां हैं, अंगूठा आप जानते हैं, थंब फिंगर, उसको करंट के डायरेक्शन की ओर रखना है। करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो अंगूठे का डायरेक्शन भी इधर ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद अपने बचे चारों उंगलियों को मोड़ना है, जैसे आप मुट्ठी बनाते हैं, मुट्ठी बनाएंगे तो जिस ओर चारों उंगलियां मुड़ेगी वही होगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अगर करंट का डायरेक्शन इस ओर है तो सेम वही चीज़ करेंगे, जो अंगूठा है इस डायरेक्शन में रखेंगे और अपने चारों उंगलियों को मोड़ेंगे, जिधर डायरेक्शन चारों उंगलियों के मुड़ने की होगी वही होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बहुत ही सीधा सिंपल है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यानी कि कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए हम कौन सा नियम लगाते हैं, तो ऑप्शन बी यानी दाहिने हाथ की हथेली का नियम हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम ये यूज़ नहीं करते हैं। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम होता है वो हम डीसी मोटर में इस्तेमाल होता है, और जो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम होता है वो डीसी जनरेटर में होता है, ईएमएफ के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। यहाँ पर अगेन एक सर्किट दिया हुआ है और सर्किट में 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है और इनके मान भी दिए हुए हैं, हमें इनका टोटल कैपेसिटेंस का मान निकालना है। तो जैसे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था, सॉल्व किया था, फॉर्मूला क्या था, 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। उसी तरीके से वैल्यू को पुट करके निकाल देना है। तो यहाँ जो वैल्यू है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि मान लेते हैं ये पहला वाला 10 है, दूसरा वाला भी 10 है और तीसरा वाला जो है वो 20 है, ठीक है। 10, 10 और 20 है, 20 माइक्रोफैरड है। तो हम कैसे पुट करेंगे, तो 1/10 + 1/10 + 1/20, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 + 2 + 1 कितना हुआ टोटल 5/20। तो 1/CT = 5/20। तो CT बराबर क्या हो जाएगा 20/5, 5 चौका 20 यानी 4 माइक्रोफैरड, ठीक। ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि कितना मान है, तो मैंने मान के चला कि पहला जो है वो 10 है, दूसरा का भी 10 है और तीसरे का 20 है। इस मान को पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोफैरड आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मान जो होगा वो आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। कभी कभी आप अगर आपने PDF डाउनलोड कर लिया है तो उसमें आप पाएंगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक आंसर हो गया होगा, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान देना है। थ्योरेटिकल पढ़िए, थ्योरेटिकल से भी तो कुछ मालूम चली जाए कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। कोई जानबूझ के गलत नहीं करता है, बाय मिस्टेक प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने अगर जो मान है 10, 10
और यहाँ का 20 लिया, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो 4 माइक्रोफैरेड आ रहा है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला ओके है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, भले ही मान अलग अलग दिया रहे, सिंपल वैल्यू जो है फॉर्मूले पे पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज, यानी श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि कुछ कैपेसिटर है, ठीक है, और वो अलग अलग वोल्टेज रेटिंग का है, उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो अलग अलग है और उसको सीरीज़ में जोड़ना है। ठीक है, जितने भी सारे 2 है, 4 है, 5 है, उनको सीरीज़ में जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जितने भी सारे संधारित्र यानी कैपेसिटर, उसका जो वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, वो कैपेसिटर, जितने भी सारे कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़े जाने हैं, उनका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उसके वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए, तब ये ठीक नहीं है। ठीक है, हमेशा कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग, यानी प्रत्येक कैपेसिटर जितने भी लगाएंगे सीरीज में उसका अपना वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उसकी अपनी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे आ गए हम, इससे पहले भी जिक्र हुआ, यानी अणुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है। ठीक है, 4 दिया हुआ है वैल्यू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिट वायरिंग, कॉपर, विस्मिथ, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर जो होता है अणुचुंबकीय पदार्थ है, अणुचुंबकीय पदार्थ कॉपर है। इसके अलावा निकिल, कोबाल्ट, लोहा इस्पात जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इससे पहले मैंने बताया। ये जो कॉपर है इसके अलावा भी होता है अणुचुंबकीय कुछ पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, मैंगनीज, प्लेटिनम आदि, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे मैंने बताया था, विस्मिथ होते हैं, एंटीमनी होते हैं, पीतल होते हैं, जल भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको चीज़ को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स एज एक्स इन BH कर्व। BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ये जो है, जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जिसे हम BH कर्व भी बोलते हैं या हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में एक पार्ट यहाँ पे हिस्सा दिया हुआ है, उसको x इंडिकेट किया है और बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि इस भाग का नाम क्या है। तो इस भाग को समझने से पहले या नाम बताने से पहले इस पर थोड़ा सा संक्षेप में व्याख्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि BH कर्व या हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है। ठीक है, तो हमें आसानी होगी। वैसे भी थियोरेटिकल आप लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई कॉइल में हम सप्लाई देते हैं, करंट देते हैं, तो उसमें उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम कोई चुंबकीय पदार्थ को हम रखते हैं उसके क्षेत्र पर, तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म का गुण आ जाता है, यानी वो भी मैग्नेट बन जाता है। लेकिन जब हम उसको, उस चुंबकीय पदार्थ को उस क्षेत्र से अलग कर लेते हैं, अलग हटा लेते हैं, तो उसमें कुछ मैग्नेटिज्म का गुण बच जाता है। ठीक है, जिसे हम रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व हुआ या इससे पहले जो फ्लक्स घनत्व हुआ उस पदार्थ में, वो किसके कारण हुआ, वो हुआ चुंबकन बल के कारण। और चुंबकीय जो पदार्थ हुआ, जो भी पदार्थ है
चुंबकन बल से ही इंडक्शन के कारण फ्लक्स घनत्व बनता है, और ये जो फ्लक्स घनत्व होता है वो चुंबकीय बल से पिछड़ जाता है, जिसे हम चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टैरिसीस को चुंबकीय हिस्टैरिसीस को समझने के लिए ही हम हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं। ठीक है, ये जो लूप है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो चुंबकीय जो बल है यानी H, ठीक है, और फ्लक्स घनत्व ये हमने कर दिया प्लस बी प्लस माइनस बी। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इनसे दो हम क्या करते हैं, ग्राफ टाइप का बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम चुंबकीय बल को बढ़ाते हैं, इसके मान को बढ़ाते हैं, हमारा फ्लक्स घनत्व भी बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं चुंबकीय बल, उससे वैसे वैसे हम जो फ्लक्स घनत्व होता है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है कि अब उसके बाद फ्लक्स घनत्व नहीं बनता है। ठीक है, वो हो गया। नॉर्मली हम समझ लीजिए कि हमें भूख लगी है, हम खाना खा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आता है कि हमारी भूख खत्म हो जाती है, तो और कितना खाएंगे, अब ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। तो बस सिंपल वैसा ही है, समझ लीजिए कि जो हम चुंबकीय बल अप्लाई कर रहे थे फ्लक्स घनत्व के लिए, तो वो बढ़ते गए, एक टाइम आया कि वो मैक्सिमम पे पहुंच गया, अब वो नहीं बन सकता, तो इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम इस बल को हटा लेते हैं, धीरे धीरे हटा लेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो चुंबकीय बल है इसको हम धीरे धीरे हटा लेंगे। डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, धीरे धीरे हम जैसे हटा लेंगे, तब भी क्या होता है, उस पदार्थ में, चुंबकीय पदार्थ में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म का गुण बच जाता है, जिसको हम रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म कहते हैं। वो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म यहाँ से यहाँ हुआ। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म या फिर अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अब ये जो पदार्थ है पूरी तरीके से तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिज्म का कुछ गुण तो है इसमें। हम इसको पूरी तरीके से विचुंबकन यानी डीमैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं। तो पूरी तरीके से अगर करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हम बल लगा रहे थे इसका हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में पोलैरिटी वाला बात हुआ था, वैसे कोई क्वेश्चन आया था कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो और कैसे होगा, किस कारक से, तो करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो ये जो बल है चुंबकीय बल, इसको हम चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, हम यहाँ पर पहले से रखा हुआ है, आपने इस डायरेक्शन से इसको धक्का दिया और सीधे सीधे ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब वापस ये जो यहाँ पे, ये पहला मान ले तो पोजीशन ए था, पोजीशन बी अब हो गया। अब इस पोजीशन बी से वापस ए में लाना है, तो आप क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में तो धक्का नहीं देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा, या फोर्स लगानी पड़ेगी, या खींचना पड़ेगा उसी डायरेक्शन से, तब ये जो बी में अभी पहुँच गया वो वापस ए में आएगा। तो वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है, कि ये जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म है इसको हमें ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा, तो ये जो हम फोर्स लगा रहे थे, चुंबकीय बल लगा रहे थे, उसका हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो डायरेक्शन जब चेंज कर देंगे तो यहाँ से वहाँ क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। जो यहाँ तक बचा हुआ था, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो पहुँचने के बाद क्या होगा, ये बी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, बी का जब यहाँ मान 0 हो गया, ठीक है, बी तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन एच का मान कुछ ना कुछ रह गया, वो भी ये क्या है, नेगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन हमने उल्टा लिया था, पहले वाले से रिवर्स में लिया था, तो ये वैल्यू कुछ बच गया। इसको ही हम कोइर्सिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइर्सिविटी कहते हैं। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ एक्स जो है इसी को इंडिकेट किया है कि इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको कोइर्सिविटी कहते हैं। यानी कि इसको एक लाइन में समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म है, यानी इसको इस बचे रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म यानी इस पदार्थ को विचुंबकन यानी जिसको निग्राही बल भी कहते हैं, वो अप्लाई किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म बचा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकों को समाप्त करने के लिए जो बल हमें चाहिए होता है उसी को हम कोइर्सिविटी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से इसका मान 0 हुआ, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म का मान 0 हुआ, और इसी को हम कोइर्सिविटी कहते हैं। इस बल को कोइर्सिव फोर्स कहते हैं,
और इस चीज़ को हम कोर्सिविटी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वाले पोर्शन के क्या कहेंगे, तो इस वाले को कहेंगे कोर्सिविटी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। इससे पहले भी इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। जो परमियंस थी उसका यूनिट बताना था, उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में जैसे चालकता होती है, कंडक्टेंस होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में सहायक होती है, उसके समान चुंबकीय सर्किट में क्या होता है। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसमें होते हैं परमियंस। क्या होते हैं? परमियंस। परमियंस चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में सहायक होती है, परमियंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसका यूनिट क्या था? वेबर पर एम्पियर टर्न्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? रिलेक्टेंस क्या होता है? बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में वैसे ही रिलेक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के उल्टा होता है, उसी प्रकार रिलेक्टेंस जो होता है वो परमियंस के उल्टा होता है। जैसे मैंने बताया था परमियंस रो इज इक्वल्स टू 1/Rm। ठीक है, तो रो यानी कि परमियंस का क्या था यूनिट? वेबर पर एम्पियर टर्न। तो परमियंस रिलेक्टेंस का उल्टा है, तो रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी उसका यूनिट जो है रो यानी परमियंस का, इसका यूनिट का उल्टा होगा। यानी उल्टा मतलब क्या होगा? तो एम्पियर टर्न पर वेबर। क्या होगा? एम्पियर टर्न पर वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है which is the correct expression of capacitance C if the electric charge is Q and the voltage is V। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या हो। इसी से मिलता जुलता हमने एक न्यूमेरिकल भी अभी सॉल्व किया था। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल्स टू Q/V। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, C इज इक्वल्स टू Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? विद्युत चुंबक की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? तो उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसकी फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ानी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। किसको परिभाषित करता है? अभी अभी BH कर्व पे इस बात पर डिस्कस हुई थी कि जो फ्लक्स घनत्व होता है हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं, यानी हिस्टैरिसीस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई मेटल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उसी फील्ड में रखी गई है। ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो देखिए अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते कुछ इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट बना के उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बना दिया। ठीक,
अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो है एरिया, उस पर कोई एक मेटल रखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मेटल पे रखा हुआ है तो ये एक कंडक्टर की तरह होगा, ठीक है। और ये जो फ्लक्स इधर से उस पर क्रॉस करेगी तो वो फ्लक्स उस पर कट करेगा, ठीक है, कंडक्टर को कट करेगा। कट करने पर क्या होगा, उसमें ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ बनने के कारण कुछ ना कुछ उसमें करंट भी होगी, ठीक है। वो करंट इसी मेटल पे रहेगी, वो कहीं फ्लो नहीं होगी, वो इसी में रहेगी। जैसे भंवर क्या होता है, एक जगह पे एक ही फूल पे भिन भिन करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो फ्लक्स कट होगा, और फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको कट करेगी, दैट मीन्स फ्लक्स, उसमें ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ के कारण कुछ करंट फ्लो होगी, वही करंट हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट इसीलिए जिसका हिंदी नाम है भंवर धारा, जो कि वो कहीं नहीं जाएगी, उसी के अंदर घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, ये प्रभाव होगा उस पर, तो इसी को हम भंवर धारा यानी एडी करंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया एडी करंट, यही है एडी करंट, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो मेटल हम रखेंगे उस मेटल पे भंवर धारा इफेक्ट जो है वो होगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस वीडियो में इतना ही, हम 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 21 से कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो इसी तरीके से वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।